रियलिस्ट थ्योरी या हकीकत पसंदाना नज़रिया, यानी बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर जो हकीकत पसंदाना या रियलिस्ट थ्योरी है, ये एक अहम वेरिएंट क्लासिकल थ्योरी की। तो स्पेशली ये थ्योरी, इसको ज़्यादा प्रमोट जो किया है वो मॉर्गन थेव ने और कांट ने किया है। कांट ने नहीं, कैनन ने किया। कांट तो एक आइडियलिस्ट है। तो इस थ्योरी के बहुत सारी खूबियाँ हैं। मसलन ये हिस्ट्री से प्रूफ हो जाती है, ये जो कह रहे हैं तारीख़ से ये बातें साबित भी हो जाती, लेकिन नहीं, इसके अंदर बहुत सारे नकाइस भी मौजूद हैं। तो आज हम इस थ्योरी को ज़रा क्रिटिकल एंगल से देखते हैं कि इस थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, या फिर ये है कि ये गलत हो सकती हैं। तो इनके ऊपर ज़रा बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है, इस थ्योरी के अंदर हमें एम्बिग्युइटी नज़र आती है और इनकंसिस्टेंट विथ रियलिटी नज़र आती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इनके मॉर्गन थेव के मुताबिक स्पेशली जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस करता है। ठीक है भाई, फिर नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन किया है पावर के टर्म में। अब पावर को हम कैसे डिफाइन करें? पावर को मॉर्गन थेव ने डिफाइन किया कि ये साइकोलॉजिकल रिलेशन है डिफरेंट नेशंस के दरमियान। तो अब साइकोलॉजिकल रिलेशंस डिफरेंट नेशंस के दरमियान बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। स्पेशली जब हम बात करते हैं एक सिस्टम की, नेशन सिस्टम की, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स मौजूद होते हैं, तो उन सब के आपस में साइकोलॉजिकल रिलेशन के बेस के ऊपर पावर को डिफाइन करना और उसके बेस पे नेशनल इंटरेस्ट सेट करना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिग्युइटी नज़र आती है और रियलिटी के साथ ये इनकंसिस्टेंट होती है। फिर एक एजम्पशन उन्होंने बहुत ज़्यादा रॉन्ग किया है, वो ये कि इनका मानना ये है कि मैन और स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को पावर के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक आ जाती है, वो ये कि अगर लेट्स सपोज इनकी बात हम मान लें कि नेशंस, स्टेट्स जो है ना, और मैन अपने नेशनल इंटरेस्ट को पावर के टर्म में डिफाइन करता है, अगर ऐसा हो गया तो फिर दुनिया में हमेशा जंग ही जंग रहेगी, क्योंकि अपने पावर के बेस पे तो आपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करना, तो जब तक आप अपने नाइबर को डराओगे नहीं, जब तक उसके ऊपर टेक ओवर नहीं करोगे, तो आपकी नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर नहीं हो गई। तो ये एक मसला। दूसरा ये कि ये कहना गलत है कि नेशंस हमेशा पावर के बेस के ऊपर अपनी नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करती है। नहीं, पावर के बेस पे करती भी हैं, ये नहीं कहता कि पावर के बेस पे वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन नहीं करती, लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर। अगर हम पावर का टोटल अपोजिट देखें, म्यूचुअल कोऑपरेशन, इसके बेस पे ऊपर भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं। जहाँ स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट आपस में मिलते हों, वहाँ पे वो म्यूचुअल कोऑपरेशन के बेस पे अपना नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करते हैं, और जहाँ इनके नेशनल इंटरेस्ट के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाए, वहाँ ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को पावर के बेस पे डिफाइन करते हैं। तो ये कहना कि हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को पावर के बेस पे या पावर के टर्म में डिफाइन किया जाता है, ये एक रॉन्ग असम्पशन है। उसके बाद फिर एक और रॉन्ग असम्पशन, वो ये कहना कि पावर सबसे इम्पोर्टेंट गोल है जो एक नेशन परस्यू करती है। नहीं, पावर एक गोल हो सकता है किसी नेशन का, बहुत सारे नेशंस का है भी, लेकिन ये बात गलत है कि ओनली है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं या और भी बहुत सारे चीज़ें उनके गोल में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कल्चरल प्रमोशन उनके जो है ना नेशनल इंटरेस्ट पे गोल हो सकता है, वेलफेयर हो सकता है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन हो सकता है, या अपने आइडियोलॉजी की प्रमोशन हो सकती है। तो ये सारे तो पावर के से डिफरेंट गोल्स हो गए। तो ये एज्यूम करना कि पावर ही सबसे इम्पोर्टेंट गोल है जिसको नेशन परस्यू करती है और इसके अलावा और कोई गोल नहीं होता, तो ये एक रॉन्ग असम्पशन है। फिर आप इस थ्योरी की वजह से ना वर्ल्ड स्टैटिक बन जाती है। वर्ल्ड स्टैटिक कैसे बनती है? वो इस तरह की, देखो, इन लोगों ने डिफाइन किया नेशनल इंटरेस्ट को पावर के बेस पे और कहा कि ये एक परमानेंट सा गोल है जो हमेशा रहता है। किसी भी तरह से आप मुड़ के आ जाओ, एंड में आके आपने पावर पे रुक जाना है। तो फिर तो वक्त के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स ही चेंज नहीं हो गए।
एक नेशन की आज जो ऑब्जेक्टिव है वो 100 साल बाद भी वही ऑब्जेक्टिव रही, जबकि अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो ऐसा नहीं है। वक्त के साथ साथ नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो जाते हैं, जो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वक्त के साथ ही चेंज होते हैं। तो इस बेस पे हम चलें तो फिर वर्ल्ड एक स्टैटिक सिस्टम बन जाएगी। फिर उसके बाद एक बात इन लोगों ने ये कहा कि नेशनल इंटरेस्ट हमेशा अपनी मोरालिटी रखती है, यानी अपनी ज़ाती मोरालिटी रखती है, कोई और मोरालिटी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बात सही तब हो सकती है जब अगर स्टेबल पीरियड हो। तो मेरा मानना ये है कि जब तक अगर पीरियड स्टेबल ना हो तो उस सूरत में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब देखो, जब पीरियड स्टेबल ना हो, कंडीशन ऑफ वार चल रहा हो, जब आप दूसरा नेशन आपको डिस्ट्रॉय कर रहा हो, उस वक्त आपकी नेशनल इंटरेस्ट अपनी मोरालिटी को ही सेट नहीं करती है, वो डिपेंड करती है दूसरे कई चीज़ों के ऊपर भी। तो ये बात कहना कि नेशनल इंटरेस्ट होल्ड इट्स ओन मोरालिटी इज़ गुड, तो ये मैं नहीं मानता। हाँ, ये सही हो सकता है जब स्टेबल पीरियड हो, तो अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। फिर एक चीज़ वो ये कि ये कहना कि रिलेशनशिप हमेशा पावर इन्वॉल्व होता है, यानी एक कंट्री का दूसरे कंट्री को साथ, या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है ना, वो पावर के वजह से आपस में होता है। यानी अगर आपने एक को दोस्त बनाना है तो भी आपका मकसद अपने आप को पावरफुल करना है, ये बात गलत है। एक फैक्टर ये हो सकता है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि पावर फैक्टर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है, या पावर फैक्टर एक फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा कई और फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और कई चीज़ें देखो जिनमें पावर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है लेकिन होते हैं, मिसाल के तौर पर टेलीग्राम है जो दो कंट्रीज का आपस में चलता है, या बुक्स की सर्कुलेशन है, या स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, ये भी तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के हिस्सा है ना, ग्लोबल रिलेशंस के, इंटरनेशनल रिलेशंस के हिस्सा है। अब ये पावर के लिए नहीं होते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो एक दूसरे का पावर जांचने के लिए नहीं खेला जाता है, ये एक आपस में रिलेशन है, लेकिन ये पावर के लिए नहीं है। तो फिर ये कि हाँ, एक बात यहाँ ये कहे कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अलग कर दें, तो नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ये मतलब पावर फैक्टर नहीं हो, तो फिर आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को मॉर्गन थेव ने जिस तरह से अलग किया है वो खुद बजाते खुद क्लियर नहीं है, तो फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये कहना कि जस्ट पावर के बेस पे इंटरनेशनल रिलेशंस डिपेंडेंट होते हैं, तो दैट्स अ रॉन्ग असम्पशन। पावर इज ए फैक्टर बट नॉट ओनली इट्स नॉट द ओनली फैक्टर। अब एक बात उन्होंने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल एक्टर है उसका फील्ड या स्फेयर इसी तरह से ऑटोनॉमस है जिस तरह से एक लॉयर का है, इकोनॉमिस्ट का है, या मोरलिस्ट का है। जैसे एक लॉ अपने लीगल सर्कल उसका एक वेल डिफाइंड है, इकोनॉमिस्ट अपनी जो भी काम करता है वो यूटिलिटी बेस्ड करता है, मोरलिस्ट अपने मोरल ग्राउंड्स को बेस पे करता है। तो इसी तरह पॉलिटिकल जो एक्टर है वो भी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर एक काम करता है और एक बिल्कुल ऑटोनॉमस सा उसका एक सर्कल है। तो यहाँ बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। देखो, इसके लिए मॉर्गन थेव ने एक बात बताया, वो ये कहा कि एक पॉलिटिकल रियलिस्ट को अपने एक लिमिटेड सेट ऑफ वेरिएबल्स पे काम करना होगा और वो उसका स्फेयर होगा। लेकिन उन्हीं की एक किताब, मॉर्गन थेव का ही किताब डिलाइमा ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर मॉर्गन थेव कहता है कि पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है ना, हर उस फील्ड में रोल अदा करे जिसके अंदर, जो सोसाइटी के अंदर इफेक्टेड है। तो फिर उसका ऑटोनॉमस सर्कल कहाँ रह गया, जो उसका लिमिटेड सा सर्कल बनाया गया वो कहाँ रह गया? तो इनका अपना बुक डिलाइमा ऑफ पॉलिटिक्स आप देख सकते हो, उसके मुताबिक उनकी अपनी बात गलत भी साबित होती है। अब डाइक ने जो है ना इस अप्रोच को बड़े खूबसूरत अंदाज से इसको क्रिटिसाइज किया है। वो कहते हैं कि अगर हम मान लें कि पावर एक एंड इन इटसेल्फ है, लेट्स सपोज हमने इस बात को मान लिया कि पावर एंड इन इटसेल्फ है, तो फिर इससे क्या होगा? पॉलिटिक्स एक गेम होगी, एक गेम, ठीक है, एक ऐसी गेम
जिसमें हमेशा आपने जो आपका सामने चीज़ है उसी को चूज करना है, जो आपकी इमीडिएट है, नेसेसिटी है, उसी को चूज करना है। तो एक ऐसी गेम बन गई, एक शॉर्ट रन गेम ओनली। और फिर ये शॉर्ट रन गेम बहुत ही ब्लडी गेम होगी। ये चेस या बेसबॉल की तरह की गेम नहीं होगी, बल्कि एक ये खून रेज गेम होगी। और उस खून रेज गेम को भी एक्सेप्ट कर लें तो क्या फायदा, उसका कोई मोरल सिग्निफिकेंस हमें नहीं मिलेगा। एक पार्टिसिपेंट जब जीतेगा तो वो सून और लेटर दूसरे पार्टिसिपेंट को जो हरा देगा, तो क्या होगा, सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को मारते जाएंगे। ए बी को मारेगा, बी ए को मारेगा, एक दूसरे को मारते जाएंगे। और जिंदगी क्या होगी, एक राउंड चल रहा होगा। मसलन आज ए ने बी को मारा है, कल बी ए को मारेगा, फिर परसों ए दोबारा बी को मार देगा। तो ये एक दूसरे को मारने का एक राउंड, एक एंडलेस राउंड्स चलते होंगे, और उसका एडवांटेज का नतीजा हमें आखिर में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डाइक ये कहता है कि जो रियलिस्ट नजरिया दे रहे हैं, इस नजरिए से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। आखिर में एक बात कि रियलिस्ट नज़रिए के अंदर, हाँ, हमने खामियां डिस्कस किया, हमने उसके खूबियां डिस्कस किया। ये नहीं कि कोई भी थ्योरी 100% एक्यूरेट नहीं है, उसके अंदर ड्रॉबैक्स मौजूद हैं और उसके मेरिट्स भी मौजूद हैं। तो एक बेस्ट पॉलिटिकल रिसर्च अगर आप करना चाहो तो आपको हर अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा। आपको आइडियलिस्ट अप्रोच भी यूज़ करना पड़ेगा, रियलिस्ट अप्रोच भी यूज़ करना पड़ेगा, साइंटिफिक अप्रोच भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारे अप्रोचेस आपको यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि हर अप्रोच का अपना अपना एक बेनिफिट मौजूद है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, गुड बाय।